हेलो एवरीवन, मैं सुभाष चंद्र आज फिर आपके साथ हूँ ऑनलाइन क्लासेस में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा वर्टिब्रेटा। ये जो टॉपिक है हमारा, जो 9th क्लास का चैप्टर है जीवों में विविधता, इस पाठ से संबंधित है। हमने जीवों को विभिन्न वर्गों में बांटते हुए देखा। उनका अध्ययन करने के लिए आसानी से, ताकि उनको अध्ययन किया जा सके, उसको देखते हुए जीवों को अलग अलग समूहों में बांट दिया गया। उसी समूहों में एक की बात आती है वर्टिब्रेटा के बारे में कि वर्टिब्रेटा क्या होता है। तो जितने भी हमने जीव अब तक देखे, उच्च श्रेणी के जीवों की जब बात की, तो वहाँ हम बात करते करते 3 बातों का जिक्र करते रहे। द्विपार्श्व सममिति, ऐसा शरीर जो 2 बराबर भागों में बंट जाए। त्रिकोणिक संरचना, 3 कोशिकीय स्तर का शरीर बना होता है। और तीसरी देह गुहा की बात की, यानी जीवों के अंदर ये देह गुहा भी पाई जाती है। इसके अलावा जब हमने बात की कि एक नोटोकॉर्ड, एक लक्षण और पाया जाता है जिसको नाम दिया नोटोकॉर्ड, उसके आधार पर एक प्रोटोकॉर्डेटा ग्रुप और बन गया। और उनमें जब ज़्यादा जटिल विभिन्नताएं ऊतकों के अंदर और अंगों के अंदर जब जटिल विभेदन हुआ, तब एक नया ग्रुप और आया प्रोटोकॉर्डेटा के से अलग, जिसको नाम दिया गया वर्टिब्रेटा। यानी जिनके अंदर वर्टिब्री, कशेरुकी दंड, मेरुदंड जिनके अंदर पाया जाता है, नोटोकॉर्ड जिनके अंदर पाई जाती है, और ऊतकों और अंगों में पूर्ण विभेदन होता है। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग निश्चित मुख्य कार्य करने के लिए अंग बंटे होते हैं। ऐसे जीवों को वर्टिब्रेटा या कशेरुकी जीव कहा गया। दूसरा नाम रख देते हैं कशेरुकी जीव। तो लक्षणों की जब बात की गई, तो ये लक्षण जो हमने बताए हैं, इन लक्षणों के अलावा जो दूसरे लक्षण थे, उसमें मुख्य बात किसकी आई? नोटोकॉर्ड की आई। उसके अलावा और मुख्य बात क्या रही कि जटिल विभेदन हुआ ऊतकों का और अंगों का। कशेरुक मेरुदंड और मेरुरज्जु पाई गई। इसके अलावा जो युग्मित क्लोम थैली भी इन जीवों के अंदर पाई गई। यानी अब अगर हम गुणों के आधार पर देखें कि इनके गुण लिखो, तो हम कह सकते हैं कि द्विपार्श्व सममिति संरचना होती है, त्रिकोणिक शरीर होता है, देह गुहा होती है, नोटोकॉर्ड पाया जाता है, ऊतकों और अंगों का जटिल विभेदन होता है, और मेरुदंड मेरुरज्जु के साथ साथ युग्मित क्लोम थैली भी इस वर्टिब्रेटा ग्रुप के अंदर पाई जाती है। अब क्योंकि हमने यहाँ क्लोम के बारे में भी बात की, अंगों के विभेदन के बारे में भी बात की, विभिन्न प्रकार के शारीरिक संरचना की भी बात की, इस आधार पे इस वर्टिब्रेटा ग्रुप को आगे फिर भिन्न भिन्न समूहों में बांट दिया गया कि जो जीव इनके अंदर पाए जाते हैं, वो जीव अलग अलग वर्गों में इन गुणों के आधार पर ही उनको रखा गया। अब वो कौन कौन से वर्ग थे? उसमें सबसे पहला जो वर्ग आता है वो आता है साइक्लोस्टोमेटा। जीवों को समतापी और असमतापी, समान तापमान वाले और अलग अलग शारीरिक तापमान वाले जीवों के आधार पर भी बांटना शुरू कर दिया गया। तो वर्टिब्रेटा में साइक्लोस्टोमेटा जो जीव थे
ये तो है कि सारे जीव कशेरुकी जीव थे, वर्टिब्री थी इनके अंदर, नोटोकॉर्ड थी। तो जो साइक्लोस्टोमेटा वर्ग था, जो ग्रुप बना, उसके अंदर जो जबड़े रहित जीव थे, जबड़े रहित कशेरुकी जीव इस साइक्लोस्टोमेटा ग्रुप में आते हैं, यानी कि उनका जबड़ा नहीं होता। दूसरा, इनका जो शरीर होता है ईल की तरह सल्क रहित चिकना शरीर होता है। वह जो मुख है वो गोलाकार होता है। अब ये शारीरिक संरचना आ जाती है कि जो साइक्लोस्टोमेटा में जीव आते हैं, अगर कोई ऐसा जीव है जिसका मुख गोलाकार हो और शरीर पे किसी प्रकार का कोई सल्क ना हो और लंबा शरीर हो जाए और चिकना शरीर है सल्क से बिना, तो ऐसे जीवों को, जिनमें जबड़ा भी नहीं होता, उन जीवों को साइक्लोस्टोमेटा ग्रुप के अंदर रख दिया गया। उसके बाद असमतापी जीव, अभी बात हुई कि समतापी या फिर असमतापी जीवों में बांट दिए गए। जो साइक्लोस्टोमेटा में थे वो असमतापी जीव थे और अंडे देने वाले जीव थे। जैसे पेट्रोमाइजोन जो जीव है, पेट्रोमाइजोन, या फिर बात करें मिक्जिन, ये जो जीवों के नाम हैं ये हमारे साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के अंदर आते हैं। दूसरा जो ग्रुप बनता है इसी में वर्टिब्रेटा के अंदर, उसको हम बोल देते हैं मत्स्य ग्रुप। अब मत्स्य किसको कहते हैं, अब हम कंपैरिजन करते चलेंगे सभी का। इनका पहला लिख लेते हैं यहाँ मत्स्य, यानी मछलियों से संबंधित, मछली का जो ग्रुप बनेगा। उसके बाद दूसरा ग्रुप, इसमें ये दूसरा था साइक्लोस्टोमेटा से, ये तीसरा हो जाएगा फिर जल और स्थलचर, यानी इनको नाम बोल देते हैं एम्फीबिया जीव, यानी जो जल में भी रहे और स्थल में भी रहे। चौथा ग्रुप आ जाता है सरीसृप, और जो बाकी बचेंगे दो ग्रुप, जिसमें पक्षी आ जाएंगे और मुख्यतः जो प्राणियों की बात आ जाएगी, उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो मत्स्य ग्रुप का मतलब आ जाएगा मछलियां। अब मछली कैसी होती है आप सभी ने देखी हुई है। अगर उनकी शारीरिक संरचना को देखें तो जो शरीर होता है वो सल्कों से ढका होता है। दूसरा, धारा रेखीय शरीर होता है। धारा रेखीय इस प्रकार का शरीर होता है जो उनको तैरने में मदद करता है। इसी में तीसरे की अगर बात करें, जैसा जैसा उनका शरीर देखते हैं कि जो पूंछ होती है, मांसल पूंछ, वो उनको तैरने में सहायक करती है। अब शरीर की संरचना की हम बात कर रहे हैं तो क्लोम जो होते हैं श्वसन में सहायक होते हैं। इनमें गिल्स पाए जाते हैं, क्लोम पाए जाते हैं, जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को अवशोषित करने में सहायक होते हैं। ये जीव अंडे देने वाले होते हैं। और असमतापी होते हैं। इसके अलावा अब क्या इनमें हृदय होता है?
अगर होता है तो किस प्रकार का होता है। आप सभी पढ़ते हैं कि जो मानव का जो हृदय है वो 4 कक्ष का बना होता है, लेकिन ये शुरुआती जीव हैं, इनमें जो हृदय रहेगा वो द्विकक्षीय हृदय होता है। अब किसके उदाहरण, मछलियों के कितने उदाहरण हैं, उनके नाम हैं। कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जिनका जो कंकाल है वो उपास्थि का बना होता है, कंकाल उपास्थि या फिर अस्थि का बना होता है। इसमें अगर उदाहरण की बात की जाए तो विद्युत रे जो मछली है, विद्युत रे, स्टिंग रे या फिर शार्क मछली जो है, डॉग फिश जो है, ये मछलियों के उदाहरण आ जाते हैं। बहुत सी मछलियों के नाम लिखे जा सकते हैं। रोहू मछली होती है, ट्यूना मछली होती है, स्टिंग रे मछली होती है, तो वो सभी इन मछलियों में आ जाते हैं, क्योंकि मछलियां जो हैं वो मीठे जल में भी मिलती हैं और समुद्र का जल क्योंकि खारा होता है तो उस समुद्री जल में भी पाई जाती हैं। उसके बाद इसी कड़ी में बात करते हैं जल स्थलचर की, कि इनका शरीर सल्कों से ढका होता है, तो क्या इसमें भी सल्क होते हैं? इनका शरीर सल्कों से, सल्क रहित शरीर होता है। अब क्योंकि नाम बता रहा है कि ये जल में भी होते हैं और स्थल पर भी पाए जाते हैं, जल और स्थल दोनों जगह पाए जाते हैं। इनमें क्लोम होते हैं श्वसन के लिए, सांस लेने के लिए गिल्स का उपयोग करती हैं मछलियां। अब क्योंकि ये जल में रहते हैं इसलिए क्लोम भी मिलेंगे, क्योंकि ये स्थल पर रहते हैं इसलिए फेफड़े भी मिलेंगे। क्लोम व फेफड़े दोनों श्वसन में सहायक हैं या श्वसन अंग होते हैं। उसके बाद बात करते हैं असमतापी। ये असमतापी होते हैं और ये भी असमतापी जीव होते हैं। द्विकक्षीय हृदय होता है, लेकिन जो जल स्थलचर हैं उनका त्रिकक्षीय हृदय होता है। उसके बाद हृदय की बात हो गई, क्लोम की, अंडे देने की बात आ जाती है कि ये अंडे देने वाले जीव हैं और जल स्थलचर वाले जीव भी अंडे देने वाले होते हैं। ये भी अंडे देते हैं। उदाहरण के रूप में हम किन का नाम लिख सकते हैं, आप पढ़ते हो, हमने मेंढक के बारे में सुना हुआ है, हाइला होता है, टोड होता है, मेंढक होता है, साधारण मेंढक, तो वो सभी जीव जल स्थल जर जीव में आ जाते हैं। सलामेंडर होता है, सलामेंडर मेंढक हो जाएगा, टोड हो जाएगा। तो ये जो जीव हैं ये जल और स्थलचर के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद तीसरा ग्रुप इसी में बात करते हैं सरीसृप वर्ग की, क्योंकि यहाँ सल्क से ढका होता है शरीर, यहाँ सल्क रहित हो जाता है। जो सरीसृप हैं वो स्थल पर रहने वाले जीव हैं और इनमें सल्क शरीर जो है वो सल्क युक्त होता है, शरीर पर सल्क पाए जाते हैं, यानी सल्कों में बंटा होता है। उसके बाद जो, क्योंकि जल और स्थल की बात हो रही है, दोनों जगह पाए, ये जो सरीसृप वर्ग है वो एक जगह मिलेगा। क्लोम व फेफड़े दोनों श्वसन में सहायक होते हैं, यहाँ फेफड़े श्वसन में सहायक हैं, श्वसन कार्य करते हैं। सरीसृप वर्ग की बात हो रही है। ये जैसे ये अंडे देते हैं वैसे ही ये भी अंडे देने वाले जीव हैं।
इनका जो अंडे होते हैं सरीसृप वर्ग के जीवों के, ये अंडे कठोर आवरण से ढके होते हैं। अंडे जो होंगे वो कठोर आवरण से ढके होते हैं। इनका जो हृदय है, हमने पढ़ा कि यहाँ द्विकक्षीय हृदय है मत्स्य का, जल स्थल चर का त्रिकक्षीय हृदय होता है। तो जो सरीसृप वर्ग है इनका भी त्रिकक्षीय हृदय होता है, ये भी असमतापी होते हैं। और लेकिन इसमें एक अपवाद है कि मगरमच्छ जो होता है, जो सरीसृप वर्ग में आता है, मगरमच्छ का 4 कक्षीय हृदय होता है। अब इनमें बाकी सब त्रिकक्षीय रहेगा। ये तीनों का वर्णन एक ही जगह आ जाता है, एक ही जैसा मिलता जुलता है कि अगर आप एक को ध्यान से पढ़ते हो बाकी का करते चले जाएंगे वैसे के वैसे ही। इसमें जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है इनके अंदर, सरीसृप में आप छिपकली देखते हैं, छिपकलियों में कैसा होता है, आप सांप को देखते हैं, मगरमच्छ को देखते हैं, तो ये सभी इस सरीसृप वर्ग में आ जाते हैं। छिपकली होती है, मगरमच्छ होता है, सांप होता है। तो ये कुछ उदाहरण दिए हैं जो सरीसृप वर्ग के अंदर जीवों को रखा जाता है। क्योंकि इनके शारीरिक संरचनाओं में थोड़ा थोड़ा विभेदन आता चला जाता है, इसलिए उनका अध्ययन करने के लिए उनको अलग अलग समूहों में बांटा गया है। अगर इनको हम एक जगह रख लेते हैं तो क्या सरीसृप को हम ये कह सकते हैं कि वो जल में रहते हैं? क्या ये कह सकते हैं कि वो कलोम के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया को करते हैं? तो इसीलिए इन्हीं जो अंतर है इन्हीं के आधार पर इनको अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया है। उसके बाद बात आती है पक्षी वर्ग की, कि जो पक्षी का समूह है उसके अंदर कौन से गुण पाए जाते हैं। पक्षियों के अंदर आप अपने आसपास सभी देखते हो कि पक्षी में क्या क्या गुण होते हैं। शरीर की अगर उनके बात की जाए तो वो संरचना तो सब में रहेगी कि त्रिकोरिक संरचना है, देह गुहा होती है और उसके अलावा द्विपार्श्व सममिति होती है। लेकिन जो शरीर होता है पक्षियों का, उस शरीर में 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं और इन 2 जोड़ी में से जो अग्रपाद होते हैं पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। अब पंख क्या काम करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है कि पंख पक्षी में किस काम आते हैं। उड़ने के काम रहता है, तो उड़ने में सहायक होते हैं। ये जो अग्रपाद हैं वो पंखों में परिवर्तित हो जाएंगे और जो पीछे के पांव हैं वो चलने में और विभिन्न कार्य करने के लिए सहायक होते हैं। और जो शरीर होता है वो पंखों से ढका होता है। ये जो पक्षी वर्ग है इसमें जो जीव आएंगे वो समतापी जीव होते हैं। ये हमने बताया आपको शुरू में, जो हमने गुण लिखे हैं उनके अलावा जो विभिन्न वर्गों में इनको बांट रहे हैं, उनको जो पहचान बता रहे हैं इनमें उपस्थित जीवों की, वो लिखी जा रही है। समतापी जीव होते हैं और अंडे देने वाले जीव होते हैं। उसके अलावा ये जो जीव हैं, ये जो पक्षी हैं, ये पक्षी वर्ग में सभी पक्षियों को रख दिया जाएगा
उदाहरण देने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने भी पक्षी हैं वो सारे के सारे इसी वर्ग के अंदर आते हैं। तो सभी पक्षी हम बोल सकते हैं इस पक्षी वर्ग में रख दिए जाते हैं। हृदय की बात करते हैं, हृदय का एक टर्म रहता है, तो वो 4 पक्षीय जो हृदय है वो भी इनके अंदर पाया जाता है। और श्वसन की बात, सॉरी एक बात और इसमें हम छोड़ गए, इसमें श्वसन क्या रहेगा कि श्वसन जो है वो फेफड़ों के द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है। 4 कक्षीय हृदय होता है। तो ये बात आ जाती है पक्षियों की। और जो लास्ट ग्रुप है हमारा इसी वर्टिब्रेटा के अंदर, वो रहता है स्तनपायी जीव, यानी जो जीव जंतु, जो प्राणी हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, ज़्यादातर वो इसी वर्ग के अंदर आते हैं। जैसे बात करते हैं स्तनपायी वर्ग जो होगा इसके अंदर, अब जो जीव हैं उनकी संरचना आप बता सकते हो बड़े आराम से कि कैसी संरचना होती है। शरीर पे सल्क होते हैं या नहीं होते हैं, सल्कों से रहित शरीर रहता है। इसके अलावा जो ऊतकों में और अंगों में विभेदन है वो जटिल सुप्रीम विभेदन जो है स्तनपायी में होता है। अंग व ऊतक विभेदन जटिल होता है। इनमें जो श्वसन के लिए भाग है वो फेफड़े श्वसन में सहायक होते हैं, फेफड़ों के द्वारा होता है। ये जो जीव हैं इनके शरीर पर आप देखते हो बाल पाए जाते हैं, श्वेत ग्रंथियां होती हैं व तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये बच्चों को जन्म देते हैं। जन्म देने वाले जीव हैं, क्योंकि कुछ हैं इनमें भी, तो वो 1-2 जीव ऐसा जो अंडे देता है, लेकिन ज़्यादातर जो स्तनपायी जीव हैं वो इस वर्ग के अंदर बच्चों को जन्म देते हैं। जब हम कंगारू को देखते हैं तो कंगारू के अंदर एक मार्सूपियम झिल्ली बनी होती है, एक कवरिंग बनी होती है जो अपने अविकसित बच्चे को उसमें रखती है। ये सिर्फ कंगारू में होता है कि जब तक बच्चा विकसित नहीं होता वो तब तक उसको सुरक्षा प्रदान करती है। बाकी सभी जो स्तनपायी जीव हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं, और इन बच्चों के पालन पोषण के लिए इनके अंदर दुग्ध ग्रंथियां होती हैं। बच्चों के पोषण के लिए जो दुग्ध ग्रंथियां हैं विकसित होती हैं। अब ये किस के इस ग्रुप के अंदर उदाहरण दे सकते हैं। हृदय की बात और आती है कि जो हृदय है इनमें वो 4 कक्षीय होता है। जितने भी प्राणी बचते हैं जो स्तनपायी जीव हैं, मनुष्य की बात करें और जीवों की बात करें, वो सभी इस ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है कि जो विभिन्न वर्ग हैं, कैसे हमने मोनेरा से शुरुआत की, मोनेरा, प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, फिर प्लांटी के वर्ग देखे, उसके बाद एनिमेलिया ग्रुप में एनिमेलिया को अलग अलग भागों में डिवाइड किया, फिर वर्टिब्रेटा को डिस्कस किया, वर्टिब्रेटा के अलग अलग ग्रुप बताए। अब इन बातों को आप ध्यान से पढ़ के ये बता सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में अंतर बताइए,
या एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा में अंतर बताइए। या फिर आपको कहा जाए कि मत्स्य और जल स्थलचर में अंतर बताइए। पक्षी या फिर स्तनपायी जीवों में अंतर बताइए। अब पक्षियों और स्तनपाइयों में हृदय की हम बात नहीं कर सकते, जीवों की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो हम मुख्यतः बात करते हैं कि जो ग्रंथियां विकसित हो रही हैं, जो श्वेत ग्रंथियां, बाल ग्रंथियां ये बनी होती हैं, या पक्षियों के अंदर जो उड़ने वाले पंख गुण होते हैं वो इधर नहीं मिलेंगे, जो इधर गुण हैं वो पक्षियों के अंदर नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम सरलतम अध्ययन करने के लिए जीवों को विभिन्न वर्गों में बांटते हैं ताकि उनका अध्ययन करना आसान हो जाए, उनको गुणों के आधार पर पढ़ना आसान हो जाए। तो हमारा ये टॉपिक यहाँ आज कंप्लीट होता है। सिस्टेमेटिकली स्टेप बाय स्टेप ग्रुप के नाम पढ़ के उनके गुणों को देखकर अपना वर्क करना है, अपनी जो तैयारी है वो करनी है।